साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन बलरामपुर अस्पताल। आज मैं कोरोना की जो सेकेंड वेव चल रही है, पेंडेमिक चल रहा, महामारी चल रही है, इसके परिप्रेक्ष्य में आज मैं फिर आपसे पिछले वीडियो के क्रम में अगली बातें करने आया हूं। साथियों, चूँकि जैसा पिछली बार मैंने बताया कि एक एरोसॉल स्प्रेड है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और कहते हैं कि ये वो मोड़ है महामारी का जहाँ पर हमको हर बुखार को केवल और केवल कोरोना बुखार ही मानना है, अनटिल अनलेस प्रूफ अदरवाइज। तो हर बुखार के पेशेंट जो आपसे राय ले रहा है, सबको कहिए आइसोलेट हो जाए, सबको कहिए कि वो टेस्ट करा ले और सबसे कहिए कि वो होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल पे आ जाए। जो और उसकी सहायक बीमारियां हों, तकलीफ़ें हों, उसको वो जारी रखे, इलाज जारी रखे। साथियों, एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हम फलाने किसी संपर्क में आए थे और क्या कहते हैं कि वो बात पता लगा पॉजिटिव है, क्या मुझको तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए। अब कल आपने संपर्क में आए, आज आपको पता लगा कि वो पॉजिटिव है, अगर आज टेस्ट कराएंगे तो वो पॉजिटिव नहीं भी आएगा। पॉजिटिव कब आएगा? जब वो इसका इंक्यूबेशन 3 से 5 दिन का पूरा हो जाएगा। तो RT-PCR आपका 5वें दिन जब आप कराएंगे तो वो पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन हमको आइसोलेट हो जाना है कि हम उसके संपर्क में आए थे, हमारी मास्क लगाने में गड़बड़ी थी और या हमको फीवर आ रहा है, लक्षण आ रहे हैं। अगर किसी को कुछ भी लक्षण आ रहे हैं, नए लक्षण आ रहे हैं, आँख में लाली होना है, बुखार आना है, नाक बहना है, गले में खराश है, सिर दर्द है, शरीर में दर्द है, दस्त है, उल्टी का एहसास, कहते कि स्किन में, त्वचा में कोई रैश, तो हमें ये मानना है कि सब कुछ जो नया लक्षण आ रहा है सब कोरोना का है और अलग हो जाना है। अलग होने से फ़ायदा क्या है? अलग होने से फ़ायदा ये है कि अगर हमको कोरोना है तो हम या कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन है, हम किसी को फैला नहीं रहे, तो हमारा समाज, हमारा परिवार, हम स्प्रेडर की तरह काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, RT-PCR कराना चाहिए। अब रिपोर्ट आने में देर हो रही है, हो नहीं पा रहा है, वो एक अलग चीज़ है। अगर हो पाता है उसको करा लीजिए। पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको काम करने में, मतलब कि होम आइसोलेशन का पालन करने में मजबूती मिलती है। नेगेटिव आए तो भी इसको माने बैठे रहिए, क्योंकि 30 से 35% में तो वो नेगेटिव ही बताता है। अनटिल अनलेस प्रूफ अदरवाइज आप उसको आइसोलेशन अपने को बनाए रखिए। उसके बाद आती है बात कि करेंगे क्या, घर पर रह के करेंगे क्या। लोग पूछते हैं कि बहुत प्रश्न करते हैं कि साहब क्या दवाएं ले सकते हैं मास्क के अलावा कि जिससे हमको कोरोना ना हो अगर गलती से चला जाए। साथियों, बहुत सी दवाएं आई, किसी ने कहा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, किसी ने कहा आइवरमेक्टिन, किसी ने कुछ कहा, लेकिन अभी तक साइंटिफिक स्टडी में कोई भी दवा प्रोफाइलैक्सिस के लिए, मतलब उसको लिया जाता रहे और हम सेवा करते रहे मरीजों की, या संपर्क में आए पॉजिटिव या तो हमको ना हो, ऐसा कोई प्रमाणिक वो मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहा जाता रहा है कि आइवरमेक्टिन लिया जा सकता है, जो है कहते हैं कि घर में किसी पॉजिटिव का हम आइसोलेशन के साथ कांटेक्ट में है तो वो आइवरमेक्टिन पहले और तीसरे और 7वें दिन में ले सकते हैं। 3 दिन ले सकते हैं, लेकिन प्रमाणिक नहीं है, एक विचार है जो मैंने शेयर किया। अगर कहते हैं कि आप आइसोलेट हो जाते हैं तो होम आइसोलेशन में होम प्रोटोकॉल का जो ट्रीटमेंट है वो सेल्फ केयर के लिए नहीं है। आप किसी न किसी अपने फैमिली फिजिशियन के साथ या किसी अन्य डॉक्टर के साथ, किसी सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर के साथ एक अपना संबंध टेली मेडिसिन का बना लें, ताकि समय रहते आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, उसको आप जब उससे शेयर करते रहेंगे, समय रहते कोई जांच करानी है नहीं करानी है तो आपको वो गाइड करता रहेगा, अनावश्यक जांचों से बचाएगा और समय रहते आपको गाइड कर सकेगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। और साथ में अगर कोई कोमॉर्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर की दवा है, डायबिटीज़ दवा है, तो उसकी मॉनिटरिंग जैसे कर रहे थे और जैसे उसको कंट्रोल रख रहे थे वो जारी रखना है। साथियों, कि जो ये है आपका होम आइसोलेशन, उसको हमारे सीनियर्स ने बताए हैं कि 6M की कैटेगरी में इसको बांटा जा सकता है। 6M कैटेगरी ये मेरा बनाए हुए नहीं है, ये हमारे सीनियर डॉक्टर अरविंद का बनाया हुआ है, मैं आपकी तरफ पहुंचा रहा हूं।
इसको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको। उन्होंने बताया कि पहला M है मिक्सिंग, मतलब किसी भी होम आइसोलेशन का जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें भी है, लेकिन हाँ इससे सुविधा होगी आपको याद रखने में। पहला है मिक्सिंग, मतलब आप जैसे ही आपने कोरोना अपने को सस्पेक्ट किया और आपने अपना कमरा अलग कर लिया, आपने वो दरवाजे बंद कर लिए जो दरवाजे बाहर की तरफ घर के अंदर की तरफ खुलते थे, और जो आपकी खिड़कियाँ बाहर की तरफ खुलती थी उसको आपने खोल दिया, एग्जॉस्ट है तो एग्जॉस्ट चला दिया। इससे क्या होगा, और वो कमरा आपका वैसा होना चाहिए जो आपका टॉयलेट अटैच्ड हो, ताकि कहते हैं कि घर के लोग उसमें मिक्स ना हों। और इससे क्या होगा, जो भी वायरस हवा में जाएगा वो जो है बाहर निकलता रहेगा, डाइल्यूट होता रहेगा, आपके घर के मेंबर्स के साथ नहीं मिलेगा। अगर कहते हैं कि कमरे के बाहर आपने स्टूल रख दिया, स्टूल के ऊपर खाना आएगा, खाना आप मास्क लगा के निकलेंगे और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेंगे, खा पी करके फिर अपना बर्तन मान के रख देंगे। अगर आपका घर छोटा है, वृद्ध लोग रह रहे हैं, तो अगर हो सके सामाजिक रिश्तों का उपयोग करें और वृद्ध लोगों को अपने घर से बाहर कर दें, ताकि उस संक्रमण का उनको संक्रमण ना होने पाए। इससे संक्रमण की चेन टूटती है। अगर आप अपने को आइसोलेट कर लेते हैं हर बुखार को या इन लक्षणों को कोरोना मान करके, तो संक्रमण की चेन टूट जाती है। अर्ली आइसोलेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि मेडिकेशन, दवाइयाँ, दूसरा M। साथियों कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें बुखार का लक्षण होते हैं, तो बुखार में आपको पैरास्टामॉल लेना है। पैरास्टामॉल आप कहते हैं कि 650 मिलीग्राम QID, मतलब दिन में 4 बार तक ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका बुखार नहीं उतरता है, कोल्ड स्पंजिंग करें। कोल्ड स्पंजिंग से भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कुछ केसेस में निमोसलाइड या नेप्रोक्सेन टेबलेट का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेट रहते हैं, मतलब 2.5-3 लीटर पानी पीते हैं, तो और कहते हैं कि पानी हाइड्रेट प्रॉपर जानने के लिए तरीका ये है कि अगर आप एवरेज 4 घंटे के आसपास पेशाब करने जा रहे हैं और पेशाब आपकी पानी जैसी सफ़ेद है लगभग, तो आप कह सकते हैं कि हम उस मौसम के हिसाब से हाइड्रेट हैं। बशर्ते आपको दिल या गुर्दे की ऐसी कोई बीमारी ना हो जिसकी वजह से कहते हैं कि आपको रिस्ट्रिक्टेड पानी पीने की सलाह दी गई हो, तो आप पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे। अब आती है बात अन्य होम आइसोलेशन की दवाइयाँ, तो ना मैं इसके लिए हाँ कर रहा हूँ ना मना कर रहा हूँ। वो खाने का प्रोटोकॉल है, वो खाना चाहिए। अगर किसी को उससे गैस्ट्राइटिस हो रही है या नहीं हो रही, तो अपने डॉक्टर से मिल करके उससे संपर्क करके अपनी दवाएं, अपनी चीज़ें बदला सकता है। अगर कहते हैं कि कोई अन्य समस्या है, कोई नई समस्या है, जैसे गले में खराश हो गई, उल्टी है, नाजिया की फीलिंग है या दस्त आ रहा है, तो तदनुरूप आपका डॉक्टर आपको उसके लिए एडिशनल दवाएं बताएगा। जैसे गले में खराश है तो होता है एंटी एलर्जी बता दे, उल्टी नाजिया हो रही है तो उल्टी की दवा बता दे, और डायरिया है तो कहते हैं कि दस्त के लिए दवाइयाँ और साथ में ORS बता दे। और इसमें चूँकि कहते हैं कि जनरली प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का रोल होता है, सब डॉक्टर आपको बताएंगे। तीसरा है मील्स, भोजन कैसा लें, तो वो कहते हैं कि मॉनिटरिंग कैसा करें। तीसरा आप मॉनिटरिंग कर लीजिए कि हम मॉनिटरिंग करेंगे अपनी वाइटल्स का। वाइटल्स में क्या है, एक तो सब लोग जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर से हमको ऑक्सीजन का स्तर नापना है। साथियों का 95 से ऊपर है तो हम सुरक्षित हैं ही, कि अगर हम 94-95 से जाते हैं तो हमको अलर्ट हो जाना है। 95 कहते हैं कि ऊपर है और तो हम अपना सामान्य मेडिकेशन करते रहें, अपना थोड़ी छोटी एक्सरसाइजेस करते रहें, हाथ पैर चलाना है, प्राणायाम करना है, कमरे में ही टहलना है, बिस्तर चारों ओर टहलिए और गहरी सांस भर करके एक्सरसाइज करिए। अगर 94 से नीचे जाने लगता है तो अपने डॉक्टर की सहायता से अपने बिस्तर के लिए मैनेजमेंट चालू कर दीजिए कि हमको बिस्तर चाहिए, और साथ में सेल्फ प्रोनिंग को आप अवेक प्रोनिंग समझ सकते हैं, मतलब जगते हुए आपको पेट के बल लेटना है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हिप के नीचे और पैर के नीचे और अपर चेस्ट और ठुड्डी के नीचे आपको एक क्या करनी है और गहरी सांस पूरी भरनी है पेट के बल लेट करके। और इसके अंदर जो है आप इसे करते हैं तो ऑक्सीजन आपकी 3 से 5% बढ़ जाती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है। अपने डॉक्टर से बात किए रहिए कि अगर बिस्तर की ज़रूरत पड़ती है, एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये प्रक्रिया आप चालू कर दीजिए, क्योंकि बिस्तर मिलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो ऑक्सीजन की व्यवस्था भी आप कर सकते हैं। बुखार के लिए बुखार नापिए, चार्ट बनाइए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। ये हो गई आपकी मॉनिटरिंग। अगर बीपी और शुगर है तो उसकी भी मॉनिटरिंग करते रहिए और उसको डॉक्टर की सहायता से कंट्रोल रखिए। मील्स, चौथा है M,
मील्स भोजन में क्या करना है कि मुख्यतः आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट का मतलब होता है कि आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आपके दालें पर्याप्त हों या सोयाबीन हो या कहते हैं पनीर हो, इस तरह के भोजन में आपकी वो हो, फल सब्जी दूध दही के साथ। नॉनवेज हैं तो कम नमक तेल में आप कह सब्जा मीट ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, इनको कर सकते हैं। फल अवश्य खाएं, सीजन के फल को अवश्य खाएं और जूस भी पी सकते हैं, बस ताज़ा हो। कैंड दूध की मनाही की जाती है। आपको कहते हैं कि ये तली भुनी चीज़ें, जंक फूड, इनको अवॉइड करना है और कहते हैं कि पेस्ट्री पेटीज जैसी चीज़ों को भी अवॉइड करना है जो हाई कार्बोहाइड्रेट रिच है। तो लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट की डाइट, हाई प्रोटीन डाइट ही आपको लेनी है। थोड़ी थोड़ी देर में कई बार खाने से दवाओं से हो रहे गैस्ट्राइटिस से थोड़ा सा आपको बचाव मिलता है। अगर आपको मैं कहते हैं कि अब आती है पाँचवें एम की माइंडसेट की। माइंडसेट जो है आपका दिमाग की स्थिति कैसी है, आप अपने को देखते कैसे हैं कि मतलब ये कि एक तो ये कि कोरोना होते ही बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं कि समझदारी नहीं दिखाते हैं, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, मेरा पाप है, मेरा पुण्य है। इस तरह नहीं करना चाहिए, पैनिक मत हो, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में आते हैं तो एड्रेनलिन का स्राव बढ़ जाता है, हैप्पी हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो आपके अंदर बुरी चीज़ें परिवर्तन ज़्यादा लेने लगती हैं। बुरी चीज़ें का मतलब है कि वो चीज़ें जो आपके टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं, वो चीज़ें जो आपके अंदर सोथ को, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती हैं, तो वो ज़्यादा होने लगती हैं। और शायद अगर आप मन शांत रखते, ईश्वर को ध्यान रखते, कूल रहते और ये इस भावना से रहते कि ये दिन भी आए हैं और गुजर जाएंगे और मॉर्टेलिटी हमारे देश में कम है, सभी मर नहीं रहे हैं, सभी अस्पताल नहीं जा रहे हैं, सब ठीक, ज़्यादातर ठीक हो रहे हैं, 80-85% ठीक हो रहे हैं घर पे रह करके, हम भी ठीक हो जाएंगे। तो इससे आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी तो आप बीमारी से कोप कर सकेंगे और वाकई आप बाहर निकल आएंगे। अगर आप पैनिक रहेंगे तो हो सकता है कि आपको बीमारी बढ़ जाए और आपको अस्पताल वाकई जाना पड़ जाए। और चौथा है कि कब आप मूव करेंगे अस्पताल के लिए। छठा है कि मूवमेंट टुवर्ड्स अ हॉस्पिटल। ये छठा पॉइंट जो सर ने बताया उसमें ये बताया कि जब कहते हैं कि आपको प्रूनिंग करने के बाद ही आपकी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रही है, SpO2 आपका लगातार 94% से नीचे जा रहा है और कहते हैं कि आपका बुखार तेज़ रह रहा है या आपको लगातार रिकरेंट खांसी आ रही है, बेहोशी जैसी स्थिति हो रही है, इस तरह के जो आपको पिछले वीडियोज़ में भी हमने कहते हैं कि रेड फ्लैग साइंस बताए थे, उनको देख सकते हैं। अगर ये आता है तो आप जो है कहते हैं कि अस्पताल जाने की तैयारी के लिए कर लीजिए, अपने डॉक्टर की सहायता से कहीं ना कहीं उसको ले लीजिए। कुछ चीज़ें छोटी छोटी हम और बताएंगे कि कैसे आपको होम आइसोलेशन में करना है। साथियों, कोल्ड स्पंजिंग का मतलब होता है कि नॉर्मल ठंडा पानी हमको लेना है, हमको फ्रिज का पानी नहीं यूज़ करना है। फ्रिज का पानी जैसे ही हम यूज़ करते हैं शरीर पर कोल्ड स्पंजिंग के लिए, तो हमारी जो स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो जबकि हीट का लॉस तभी होगा जब गर्म खून सरफेस तक आएगा और वो गर्मी लेकर के कहते गर्मी उससे बाहर निकलेगी। हम कोल्ड पानी से इसलिए चिल्ड पानी कभी नहीं लगाना है। जो सामान्य ठंडा पानी है, अगर उससे हम पूरे शरीर को नहा के जैसे खड़े होते हैं उतना पानी गीला करके रखते हैं, पंखे के नीचे लेटते हैं, तो पानी जब हमारे शरीर से गर्मी लेकर उड़ता है तो हमारा शरीर ठंडा होता है। और हमको बुखार को नीचे रखना ही रखना है, चाहे 6 बार 4 बार नहीं 5 बार दवा खानी पड़े। हम 2.5 ग्राम तक पैरास्टामॉल प्रॉपरली खा सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं और कहते हैं कि हाइड्रेट रह सकते हैं, इससे हमको आराम मिलेगा। और काढ़ा का फैशन है, काढ़ा बहुत अच्छी चीज़ है। काढ़ा सही तरीके से बनाए भी और केवल दिन में 2 बार लें, नहीं तो गैस्ट्राइटिस हो जाती है, फिर आदमी उसकी वजह से उल्टी करने लगता है, पेट में जलन होने लगती है, तो उसको परेशानी होती है। भाप भी लेना अच्छा है, स्टीम जरूर लीजिए, लेकिन सही तरीके से और दिन में 2 बार ही लीजिए। अपने को जला मत लीजिए, मुंह से लीजिए, छाती में भरते हुए नाक से निकालिए, नाक से लीजिए, छाती में भरते हुए नाक से निकालिए। अगर ज़्यादा हीट वाली स्टीम बन रही है तो कागज़ का रोल बना करके, जैसे चना जो रंग का होता है वैसे ही पतला हिस्सा अपनी तरफ जैसे हवा निकल सकती है। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप जो है मुंह में जलते नहीं हैं और गहरी सांस
भरते हुए नाक से निकाल सकते हैं। SpO2 पे हमेशा नज़र रखना है। आपका प्राइम टाइम है कि आप SpO2 पे नज़र रखें। 94 से नीचे आप ना और 90 के नीचे के बीच में आपको क्या करना है, एक तो ब्लड के बिस्तर के लिए आपको बात तेजी कर लेनी है। साथ ही ये वो मोड है 94 से लेकर के 90 का, जहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टरों की राय है कि हमको स्टेरॉयड शुरू कर देना चाहिए। स्टेरॉयड जैसे डेक्सामेथासोन पे चूँकि स्टडी हुई थी तो 6 मिलीग्राम एडल्ट में उन्होंने एक एवरेज बताया है। अपने डॉक्टर से बात करके स्टेरॉयड शुरू करा लीजिए। वो आपके वजन, आपकी अन्य कोमॉर्बिडिटी को देखते हुए कौन सा स्टेरॉयड कितने पावर का कितने दिन तक आपको देना है वो बतलाएंगे। सारे स्टेरॉयड बराबर हैं। अगर डेक्सामेथासोन नहीं मिल रही है तो मेथिलप्रेडनिसोलोन मिलेगी, प्रेडनिसोलोन मिलेगी, डिफ्लेजाकार्ड मिलेगा। और इक्विपोटेंट मतलब नहीं कि एक ही जैसा असर कौन सा स्टेरॉयड कितने मिलीग्राम पर देता है वो उसकी टेबल डॉक्टरों को पता होती है। दूसरे स्टेरॉयड मिलेंगे तो वो कितने मिलीग्राम का हमको देना है मरीज में और क्या उसकी साइड इफ़ेक्ट को मैनेज करना है, जैसे किसी को गैस्ट्राइटिस हो जाती है तो वो सब आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी बात है कि इंजेक्शन रेमडेसिविर के लिए बड़े परेशान रहते हैं। क्या हम घर पे रेमडेसिविर लगवा लें? इनॉक्सापैरिन के लिए परेशान रहते हैं, साहब हमारे यहाँ थक्का तो नहीं बन रहा है, हम घर में लगवा लें। तो ये सब दवाइयाँ कहते हैं कि आपके लिए डिसीजन लेने के लिए बनी है। आपका अपना डॉक्टर समय रहते आपका डिसीजन करेगा और ये सब हॉस्पिटल सेटअप में लगने के लिए हैं। वो आपके घटते बढ़ते या अन्य लक्षणों के आधार ऑक्सीजन और या अन्य लक्षणों के आधार पर वो निर्णय करेंगे क्या ब्लड टेस्ट कराने हैं, कब हमको रेमडेसिविर लगवाना है, कब हमको कहते हैं कि इनॉक्सापैरिन लेना है, कब हमको स्टेरॉयड लेना है। अपने मन से कोई दवा मत करें। अंततः आपको किसी न किसी डॉक्टर से राय लेनी है। पहले दिन से ही किसी एक डॉक्टर के संपर्क में रहें और उसके भरोसे पर अपने को रखें और उसी के भरोसे पर आगे अपने करें। ज़्यादातर का होम आइसोलेशन अच्छे तरह से पूरा हो जाता है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन की जो कालाबाजारी चल रही है या उसकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है, उसके पीछे यही है कि अगर हम पैसे वाले सोर्स वाले हैं तो हम बिना इंडिकेशन के भी लगवा ले रहे हैं, बिना उसकी ज़रूरत के लगवा ले रहे हैं। कृपा करके कहते हैं कि जिनको ज़रूरी है उनको मिलने में आप बाधा ना बने। ऑक्सीजन जिनको ज़रूरी है उनके मिलने में आप बाधा ना बने। पहले से ही सिलेंडर ऑक्सीजन रख लेना कि कभी हमको हुआ तो कैसे मिलेगी। रेमडेसिविर को घर में रख लेना कि कभी हमको हुआ तो कैसे मिलेगी। इन भावनाओं से ऊपर उठ करके अपने डॉक्टर पर भरोसा रखें। अवेलेबिलिटी धीमे धीमे सुधर रही है और आपको सब कुछ मिलेगा। ईश्वर भरोसा रखें, साइंस से भरोसा रखें और अपने डॉक्टर भरोसा रखें। आपका होम आइसोलेशन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।